नमस्कार साथियों, मैं पंकज पाठक आपका फिर अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग शाम के 6:30 बजे एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। तो उसी का अगला क्रम है ये आज, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। और ये आज का जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो ये चूंकि कुछ कारण से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है एक दिन के लिए, तो आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है। और संडे को कोई लेक्चर नहीं आएगा। मंडे को रेगुलर टाइम पे आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। अच्छा, और चूंकि आज के सेशन में रात के 9 बजे वाला लेक्चर भी नहीं आएगा, केवल आज का ही लेक्चर रहेगा और ये रिकॉर्डेड है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और संडे को कोई लेक्चर नहीं है इस बार। बाकी मंडे से रेगुलर टाइम बढ़ा के आपको लेक्चर मिलेंगे और मंडे से एमपी के क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करेंगे, वो अलग सेशन रहेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं आज जो क्लास है हमारी 28th क्लास हो रही है। इसके पहले 27 क्लासें हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज की क्लास में आप देखने वाले हैं, देखिए इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है और यदि आप इंग्लिश को स्किप करेंगे तो एसएससी की जो जॉब है वो आपके लिए काफी दिक्कत करने वाली होंगी। और एसएससी की जॉब, यदि आप एसएससी के सपने देखते हैं या आज के समय में किसी अच्छी जॉब के सपने देखते हैं, तो इंग्लिश आपको आना चाहिए और मैंडेटरी हो गई है। और एसएससी तो आप देखिएगा, एसएससी की एक आध दो पोस्ट छोड़ के बाकी मुझे लगता है कि सारी पोस्ट में या अधिकतम पोस्टों में 95% पोस्टों में एसएससी के में इंग्लिश है। तो इसलिए आपको इंग्लिश सीखनी है। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं आज के सेशन में क्या है। देखिए, ये लाइव लेक्चर जो है वो हम लोग डेली देखते हैं, शाम के 6:30 बजे प्रोवाइड कराते हैं आपको। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था, एक दो दिन से आप देखेंगे इसका टाइम हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये आज का लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देखिए अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं और एसएससी का कैलेंडर आपको मैंने पहले ही समझाया है। तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप तैयारी में लगे रहें। आपके पास अभी इतना समय है कि आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और सीपीओ, बहुत सारे एग्जाम होते हैं और इस वर्ष सारे एग्जाम हैं और बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। चलो देखो क्या है ये तैयारी जो हम कर रहे हैं, ग्रामर, वोकैब और कंप्रीहेंशन सभी को प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं है। मिक्स सेशन रहता है, सारे क्वेश्चन रहेंगे, सारे टॉपिक आप तक अवेलेबल रहेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं और सेशन में समझते हैं कि और चीजें क्या हैं। देखिए, डायरेक्टली आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन पे आए तो देखेंगे आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन में आपको पता है कि द हिंदू का जो आर्टिकल होता है उसका एक पैराग्राफ हम यहां पे कंसीडर करते हैं और द हिंदू का जो पैराग्राफ होता है उसको इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन में आपके सामने दिखाते हैं। जिससे होगा क्या, होगा ये कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। क्या अच्छी हो जाएंगी? आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। चलिए तो सेशन को समझिए क्या है आज के सेशन में। देखिए, if the Kazakhstan air crash calls for one urgent response, it is for the de-escalation of military action in the region, the success of which would depend preponderantly on Moscow's willingness to end its invasion of Ukraine and agreement of limiting the expansion of NATO. Failure to do so now risk not only collateral damage resulting in such avoidable loss of innocent lives, but could also see more regional actors getting pulled into the conflict. चलिए, हमने ये पढ़ा। अब देखिए यहां क्या लिखा है। यदि का मतलब हो गया इफ, कजाकिस्तानी यानी कजाकिस्तान, विमान दुर्घटना, विमान एयर, क्रैश का मतलब होती है विमान दुर्घटना, किसी तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करती है, ठीक है।
कॉल्स फॉर अर्जेंट, अर्जेंट यानी होता है तत्काल। रिस्पॉन्स का मतलब हो गया प्रतिक्रिया, तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करती है। तो वह है इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई को कम करना। ठीक है, तो क्या है भाई, वो कह रहा है इट इज फॉर, वो यह है, वह है द डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का मतलब होता है सैन्य कार्रवाई को कम करना, इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई को कम करना, वो ऐसा कह रहा है। क्षेत्र का मतलब होता है रीजन। ठीक है, क्षेत्र का मतलब होता है रीजन। तो हमने लिखा इस क्षेत्र में फॉर द डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन इन द रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र, मिलिट्री यानी मिलिट्री का मतलब होता है सैन्य, एक्शन मतलब कार्रवाई को कम करना। यह प्रतिक्रिया मुख्य रूप से मॉस्को की इस इच्छा पर निर्भर करेगी। द सक्सेस, ठीक है, द सक्सेस ऑफ विच वुड डिपेंड प्रीपोंडेरली ऑन मॉस्कोज विलिंगनेस। इच्छा पर निर्भर करेगी कि यह यूक्रेन पर अपना आक्रमण समाप्त करें। ठीक है, आक्रमण का मतलब होता है इन्वेजन, आक्रमण का मतलब हो गया इन्वेजन। ठीक है, फिर उसने कहा मॉस्को की इस इच्छा पर डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी कि वह यूक्रेन पर अपना आक्रमण समाप्त करें। इच्छा का मतलब हो गया बच्चे बिलिंगनेस, मॉस्को की इच्छा लिखा है ना, मॉस्को की इच्छा, इसका मतलब हो गया मॉस्कोज बिलिंगनेस टू एंड इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड एन एग्रीमेंट ऑन लिमिटिंग। यूक्रेन पर अपना आक्रमण समाप्त करें, समाप्त करने का मतलब है एंड, समाप्त करें। ठीक है, और नाटो के विस्तार को सीमित करने पर सहमति बनाएं। ठीक है, सहमति का मतलब एग्रीमेंट, लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित करना, लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित करना, सहमति का मतलब होता है एग्रीमेंट। और इसके एक्सपांसन, एक्सपांसर का मतलब होता है बच्चे विस्तार। किसका? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है, विश्व में चलता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के जो देश लगे हुए हैं, काफी देश इसके क्या है, सदस्य हैं। सहमति बनाए, ऐसा करने में विफलता ना केवल निर्दोष लोगों की जीवन क्षति को बढ़ाएगी, वो कह रहा है फेलियर टू डू सो नाउ, यदि ऐसा ना हो पाया, विफल हो गया, टू डू सो नाउ रिस्क होगा। ठीक है, रिस्क होगा, ऐसा ना करने में विफलता, जो फेलियर का मतलब हो गया विफलता। ठीक है, टू डू सो नाउ मतलब ऐसा ना करना। ठीक है, केवल निर्दोष लोगों की जीवन क्षति को बढ़ाएगी। रिस्क ओनली कोलेटरल डैमेजिंग रिजल्टिंग, परिणाम क्या होगा, इन सच अवॉइडेबल लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स। इनोसेंट लाइफ्स का मतलब बच्चे निर्दोष लोग, जीवन की क्षति को बढ़ाएगा। जीवन की क्षति का मतलब होता है लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स, जीवन की क्षति को बढ़ाना। ठीक है, बल्कि और अधिक क्षेत्रीय लोगों को इस युद्ध में शामिल करेगी। बट कुड ऑल्सो सी मोर रीजनल एक्टर्स गेट पुल्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब इस युद्ध में, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है युद्ध, इस युद्ध में शामिल करेगी। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, और सारी चीजों को आप प्रॉपर्ली समझिए। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है, वो कह रहा है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया का मतलब हो गया प्रीपोंडेरेंटली, ये तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजों को समझते हैं। डिपेंड का मतलब होता है बच्चे निर्भर होना। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई होगी, और इस प्रकार से जो सारी चीजें हैं वो आप प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। ये हम लोग डेली करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन, मीनिंग निकालते हैं, प्रॉपर्ली आप चेक करेंगे, इससे रीडिंग स्किल्स डेवलप होता है। चलिए तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। देखो आप क्या है, एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये कौन सी स्पीच में लिखा है? क्वेश्चन काय का है बच्चे? नरेशन का है। नरेशन समझते हैं ना, नरेशन का है।
नरेशन की दो स्पीच होती हैं, आप जानते होंगे, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। दो स्पीच होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो भी आप जानते हैं, इनडायरेक्ट भी जानते हैं। नहीं जानते तो हमारे साथ बने रहेंगे, सारी चीजें प्रैक्टिस में आपको समझाएंगे। वो कह रहा है कि जो भी लिखा है उसको डायरेक्ट स्पीच में बदलो। इसका मतलब ये कौन सी स्पीच में लिखा है? ये लिखा है इनडायरेक्ट में। किस में लिखा है? इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए क्या लिखा है यहां पे। सेंटेंस यदि आपको दिख रहा है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, तो सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। इधर पे माइट लगा रखा है उसने। क्या लगा रखा है? माइट। माइट किसका पास्ट फॉर्म है? आप जानते हैं मे का पास्ट फॉर्म है। और बाहर लिखा है कर्स्ड। इसका मतलब जो सेंटेंस इनडायरेक्ट में अभी लिखा हुआ है वो पूरा सेंटेंस इंपेरेटिव से बना हुआ है, यानी आगे वाला सेंटेंस कैसा होगा? इंपेरेटिव। तो ठीक है, आप इंपेरेटिव देख लीजिए कहां है। तो इंपेरेटिव मे मिल गया, माइट मिल गया है। माइट का मतलब यह है कि हमें मे को कंसीडर करना पड़ेगा। मे का बनता है माइट, ठीक है। और ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव है। मे यू ऑल गो टू हेल, द हार्मिट कर्स्ड। तो आंसर क्या होना चाहिए? द हार्मिट सैड। मे आएगा, बाद में माइट में बदल जाता है। बाकी आप देख पा रहे हैं यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट नहीं है, बट हम कंसीडर करते हैं। ऑल का ऑल रहेगा, गो मेन वर्ब है, टू और हेल। इसका मतलब ऑप्शन डी आएगा। चेक कर लीजिए आप, आंसर होना चाहिए। क्योंकि ये इनडायरेक्ट है और इसका डायरेक्ट स्पीच ये है। क्या है ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। लिसन, आपका ये डायरेक्ट स्पीच। द हर्मिट सैड मे यू ऑल गो टू हेल, ठीक है। चलो, तो बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, ठीक है। हाँ, समझते चलेंगे आप सभी। ये देखो क्या आया है। वो कह रहा है एक्टिव से पैसिव में बदलिए। माई सिस्टर इज प्लेइंग चेस। इसको बदलना है आपको। पहले ये चेक करना है एक्टिव में है या पैसिव में। वो कह रहा है चेंज इन वाइस। क्या कह रहा है? वाइस बदल दीजिए। चेंज इन वाइस यानी कुल मिला के एक्टिव से पैसिव में बदलो आप इससे, ठीक है। आप चेक कर लो कि किस में लिखा है। तो आपने जैसे ही देखा ये सेंटेंस एक्टिव में है, इसका पैसिव बनेगा, तो ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है। ये मेन वर्ब है, एक्टिव है। अच्छा, एक्टिव है अभी क्योंकि टू बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव तो नहीं है किसी भी तरीके से। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो आपको तरीका पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन ये नहीं आएगा। क्या बीइंग लगा दें हम? बीइंग लगा के प्लेड लिख देंगे, ये ठीक है क्या? प्लेइंग लिख दिया, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव वाइस में, ये नहीं है। बीइंग लगा दिया, ये नहीं है। ऑप्शन डी, चेस इज बीइंग प्लेड बाय माय सिस्टर, सीधा बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की रहती है और बीइंग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ये अभी इसका सब्जेक्ट है और ये आप देख पा रहे हैं इसका प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए डी, सही है आपका। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, सही उसका पैसिव वॉइस बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप सभी चीज को? समझते चलिएगा। बाकी कोई डाउट आता है तो आप हमसे मंडे वाली क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए ये देखिए, आपको यहां पे जो सेंटेंस है उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। अरेंज करिए, सेंटेंस को अरेंज करिए आप। तो आप जानते हैं दिस इज अ पैराजंबल। ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये पैराजंबल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई पैराजंबल आप करेंगे तो सेंटेंस को अरेंज करने के लिए आप बस थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स यूज करिए, जिसमें एक सेंटेंस प्रॉपर बन जाए, उसको फोकस करिए। तो आप देखेंगे
सेंटेंस की शुरुआत हम कहां से कर दें? सेंटेंस की शुरुआत बेहतर ये है कि ये तो वर्ब है, ये भी वर्ब है, एंड से है, बेहतर है कि हम आर से कर दें सेंटेंस। बट आर के दो ऑप्शन है, इसका मतलब ये और ये तो नहीं आएंगे। आर के दो ऑप्शन है, आर क्यू पी ओ और आर पी ओ क्यू। यदि हम आर से स्टार्ट करेंगे तो आर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहां पावर है, तो इसकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। इसका मतलब आर के बाद क्यू आना चाहिए। तो पढ़ेंगे, द पावर ऑफ एजुकेशन empowers individuals to unlock their potential and shape their future। तो ऑप्शन होना चाहिए 3 होना चाहिए। चेक कर लीजिए आप, वो आप रीडिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी ग्रामर के हिसाब से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, हाँ ज्यादा देर नहीं रुक रहे हैं अभी, क्योंकि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चलो ये पैसिव 22 है, वो कह रहा है करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिख रहा है उसने हमसे कहा करेक्ट पैसिव 22 निकालना है यहां से। अभी सेंटेंस किस में है? अभी एक्टिव में है। किस में है? एक्टिव में। ठीक है, ऐसा है तो इसको मेन वर्ब, जब भी एक्टिव पैसिव की कोई समस्या आए मेन वर्ब पर फोकस करिए। ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। और ये इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन देनी पड़ेगी पैसिव 22 में, और टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। पास्ट में तो है नहीं, तो ये पास्ट वाला केस नहीं आएगा। सी लिखा है, हैव कैसे है? तो ग्रामेटिकली एरर हो रही है इसमें। अब हैज बीन तो ठीक है, इनवाइटिंग लिखेंगे क्या? ये एक्टिव में है, पैसिव 22 में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए है, तो आंसर होना चाहिए शी हैज बीन इनवाइटेड बाय माय मदर। ऐसे बनेगा सेंटेंस, शी हैज बीन इनवाइटेड बाय माय मदर, ऐसे बनेगा सेंटेंस। चेक कर लीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, देखिए मीनिंग पूछ रहा है वो आपसे। वो पूछ रहा है सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी यहां पे एक वर्ड लिखा है चाओस, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। सिनोनिम का मतलब है बच्चे पर्यायवाची बताना है आपको। सिनोनिम का मतलब है कि यहां पे आप पर्यायवाची बताएंगे। कैसे बताएंगे वो देखो। चाओस का मतलब होता है अव्यवस्था। क्या होता है? अव्यवस्था। ठीक है, काम, काम का मतलब होता है शांति। सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था या तरीका। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत। टर्मोल, टर्मोल का मतलब भी होता है अव्यवस्था। टर्मोल का मतलब भी होता है अव्यवस्था। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? स्टैम्पीड। अब मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, उपद्रव। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अव्यवस्था लिख देंगे। स्टैम्पीड, चाओस और टर्मोल, टर्मोइल, टर्मोइल, चाओस, स्टैम्पीड, ये सारे एक ही शब्द हैं, तो इसका पर्यायवाची होना चाहिए टर्मोइल। क्या होना चाहिए? टर्मोइल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, अगला शब्द क्या कहता है उस पर चलते हैं। तो ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखते जाएंगे साथ में। ये देखो, आप करिए आप जल्दी से इसको। मैं सभी की मीनिंग बता देता हूं, आप इसको करेंगे। ठीक है, चलो देखो, वो कह रहा है इस शब्द का विलोम बताओ। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम बताओ। इस शब्द का विलोम बताओ। यहां लिखा है टीडियस, तो टीडियस का मतलब समझिए आप। यहां लिखा है टीडियस। टीडियस का मतलब है बच्चे थकाऊ। ऐसा काम जिसमें थकावट हो, बोरिंग हो, उसको बोलते हैं टीडियस। इर्कसम, इर्कसम का मतलब होता है दुखदाई। इर्कसम। डिलाइटफुल का मतलब है, डिलाइटफुल का मतलब है प्रसन्न। ठीक है,
डिलाइटफुल का मतलब है प्रसन्न, रियोटस का मतलब है उपद्रव, रियोटस का मतलब है उपद्रव। एक वर्ड और है, उसको भी देख लीजिए। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का क्या मतलब होता है? डरपोक। तो अब हमें इसमें वो कह रहा है इसका विलोम बताना है, इस शब्द का विलोम बताना है। तो इस शब्द का विलोम क्या होगा? देख लीजिए आप, क्या होना चाहिए? He was able to do and hence decided to be in airline service which demanded 12 long hours of services. एंटोनिम चाहिए है हमें, ठीक है? आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। वो कह रहा है इस शब्द का विलोम बताना है आपको, ठीक है? एकसम यानी थकाऊ, दुखदाई, उपद्रव, डरपोक। इसमें आंसर होना चाहिए डिलाइटफुल, क्योंकि विलोम चाहिए है इसका। क्या चाहिए है? विलोम, जिसमें प्रसन्नता हो काम करने में, बोरियत ना हो, थकावट ना हो। तो टीडीएस का मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ। तो आंसर होना चाहिए डिलाइटफुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है? चलो देखते हैं। वो कह रहा है कि सेंटेंस में कोई गलती है, फाइंड इट। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कोई गलती है, इस गलती को फाइंड करना है आपको। इसमें कोई गलती है, उसको बताना है आपको। चलिए देखिए क्या है गलती। ग्रामेटिकल एरर है, बहुत सिंपल सी बात है, ग्रामर की एरर ढूंढना है तो ढूंढ लेते हैं। आफ्टर अ टायरिंग डे आई हैड अ कप ऑफ कॉफी विथ सुधीर। ये तो सही है, ये सही है। ग्रामेटिकली एरर देखना है किसी सेंटेंस में, ये सही सेंटेंस है। देयर इज अ मैन सिटिंग बिसाइड, वो कह रहा है एक व्यक्ति है बिल्ली के बगल में बैठा है, ठीक है? एक व्यक्ति है जो बिल्ली, देयर इज अ मैन सिटिंग बिसाइड द कैट, यानी वो बिल्ली के बगल में बैठा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। शी वॉज एन एक्सीलेंट एपिसोड, शी वॉज एन एक्सीलेंट एपिसोड, शी सा एन एक्सीलेंट एपिसोड ऑफ द सीरीज। ये सही है ग्रामर के हिसाब से, आर्टिकल सही व्यवस्थित है। सी आस्क्ड एन इजी क्वेश्चन एंड आई टुक एन आवर टू क्रैक इट। ये भी ग्रामेटिकली सही है, यानी इसके सारे पार्ट ग्रामेटिकली सही है। यहां गलती है, यहां कैट लिखा हुआ है, देखिए कैट इज अ नाउन, यू नो वेरी वेल, कैट इज अ नाउन, यू नो वेरी वेल। तो कैट एक नाउन है, कॉमन नाउन है, आर्टिकल मांग रहा है, आर्टिकल चाहिए है। इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में गलती है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। बाकी इनकी आवश्यकता नहीं है, ये सारे सेंटेंस प्रॉपरली ठीक हैं, ठीक है? ये वाला सेंटेंस गलत है, इसलिए आंसर होना चाहिए देयर इज अ मैन सिटिंग बिसाइड अ कैट। कैट एक कॉमन नाउन है, आप देख रहे हैं, और कैट के साथ आर्टिकल लगाना चाहिए। कैट एक कॉमन नाउन है, इस पर एक आर्टिकल लगेगा यहां पे, ठीक है? तो आप अ कैट लिख सकते हैं, द कैट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन आर्टिकल की प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, ठीक है? अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। हाँ, आपने आर्टिकल ना पढ़ा हो तो हमारे ऑनलाइन लेक्चर पे आप इसी चैनल पे जाके आर्टिकल को देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आर्टिकल लिखा रखा है और सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उस पर, तो आप देख लेंगे एक बार, पूरा रिकॉर्डेड पहले से ऑलरेडी प्रोवाइड है, तो आप चेक कर लेंगे आर्टिकल। ये देखिए, सना प्लीज टी। तो देखिए बच्चे, जब हम चाय पीने के लिए बोलते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए बोलते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं? फ्रेज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज हम लिख के बताते हैं। फ्रेज में हम बोलते हैं हैव अ कप ऑफ कॉफी, ऐसा बोलते हैं। एक कप कॉफी पीने के लिए हम बोलते हैं हैव अ कप ऑफ कॉफी। और क्या बोलते हैं? हैव अ कप ऑफ कॉफी। हैव टी, चाय पीने के लिए बोलते हैं। हैव कॉफी, कॉफी पीने के लिए बोलते हैं। या तो हम कप लिखेंगे तो यहां पे आर्टिकल पूरा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, जब हम किसी को चाय के लिए पूछते हैं, कॉफी के लिए पूछते हैं,
तो उसके लिए एक फ्रेजल है, हैव का यूज करेंगे, तो ज्यादा उलझने की बात नहीं, सीधे डायरेक्टली ऑप्शन हैव लिखिए। प्लीज हैव टी सना, प्लीज हैव टी सना, कृपया चाय पीजिए, उसका मतलब ये है। तो ऑप्शन होना चाहिए हैव। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चूंकि आपको सारी बातें प्रॉपरली समझ में आ रही हैं, जो भी दिक्कत हो आप हमें मंडे को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट करेंगे सब लोग, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट, आप जानते हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्रीहेंशन। ये कंप्रीहेंशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? कंप्रीहेंशन का एक पार्ट है। हमने लिखा सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है बच्चे स्थिरता। क्या होता है? स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। और बज़वर्ड का मतलब होता है मूल मंत्र, बज़वर्ड का मतलब होता है। तो सस्टेनेबिलिटी इज लॉन्गर जस्ट अ बज़वर्ड, इट अ नेसेसिटी एंड द प्राइमरी एजेंडा, एजेंडम से बना हुआ है, इज the primary agenda of the world today. Like many other countries, India too is witnessing a growth of green economy. It estimated that India's renewable energy target will create more than 3.4 million new job opportunities 2030. In fact, a recent survey stated that a sustainability manager is going to be one of the top 10 jobs this decade. कुल मिलाके ये जो बात चल रही है, ये स्थिरता की बात चल रही है कि सभी देश ये चाहते हैं कि जो ग्रोथ है उसको सस्टेन किया जाए, जो ग्रोथ है, जो उन्नति है देश की, उसको एक स्थिर अवस्था में रखा जाए और ग्रीन इकोनॉमी पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये सारी बातें हैं। चलिए ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस को करते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज, ठीक है, यानी सस्टेनेबिलिटी केवल एक शब्द नहीं है, तो अब हमें नॉट लिखना है, एनी लिखना है, चेक करेंगे। लॉन्गर जस्ट अ वर्ड, तो हम लिखेंगे नो लॉन्गर, यानी अब ये ज्यादा समय तक, नो लॉन्गर जस्ट अ वर्ड, अब केवल ये ज्यादा समय तक एक शब्द नहीं रहेगा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इज जस्ट नो लॉन्गर जस्ट अ वर्ड, ठीक है, ज्यादा समय तक शब्द नहीं रहेगा। नॉट नहीं लिख पाएंगे, एनी नहीं लिख पाएंगे, एनी नेगेटिव सपोर्टिंग है, पहले नेगेटिव आना चाहिए, और नेवर की आवश्यकता नहीं है। नॉट और नेवर एडवर्ब है, इसलिए नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए इट, अब उसने लिखा इट, आप देख रहे हैं सेंटेंस में प्रेजेंट की बात चल रही है पूरी की पूरी, तो हम विल नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, वॉज भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे इज। पूरी बात प्रेजेंट की चल रही है। इट इज अ नेसेसिटी एंड द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लाइक मेनी अदर कंट्रीज, इंडिया टू इज विटनेसिंग अ ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ऑफ, इंडिया की बात चल रही है बच्चे। पजेसिव एडजेक्टिव है, आप देखेंगे मैंने पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया है, वहां पे ये बात बताई है। इंडिया है तो न्यूटर जेंडर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो हम ये सब चीजें नहीं लिख पाएंगे, हमें यहां पे आंसर करना होगा इट्स। क्या लिखना पड़ेगा? इट्स। आंसर करेंगे ए, ठीक है। विटनेसिंग अ ग्रोथ ऑफ इट्स ग्रीन इकोनॉमी। फिर फोर्थ में देखें इट, अब फिर से देखिए सारी बात प्रेजेंट चल रही है, फ्यूचर में नहीं जाएंगे, ना ही पास्ट में जाएंगे, आंसर करेंगे डी। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट will create more than 3.4 million new job opportunities। वो कह रहा है कि भविष्य में, वो कह रहा है कि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो नए ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको रिन्यूएबल किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी, उस वो कह रहा है कि इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट विल क्रिएट मोर देन 3.4 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। कब तक? तो वो कह रहा है 2030 तक ऐसा करेगा इंडिया। तो कब तक करेगा? यदि हम कोई लिमिट बताते हैं तो हम लिमिट किससे बताएंगे? 22 से, यानी ऐसा होगा कि 3.4 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इनफैक्ट अ रिसेंट सर्वे, जो हाल ही में सर्वे किया गया है, स्टेटेड दैट अ सस्टेनेबिलिटी मैनेजर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप 10 जॉब्स दिस डिकेड। इनफैक्ट हाल ही के सर्वे में यह बताया, जो स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मैनेजर की नियुक्ति है, गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप 10 जॉब, यानी 10 जॉबों में से, इस दशक के 10 जॉबों में से एक है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो आंसर आप चेक कर लेंगे, इसका आंसर होना चाहिए बाय। चेक कर लीजिए सारे आंसर आप।
अच्छा, ये पेपर कौन से पेपर में आया? कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 2024, 20/6/2024 देख पा रहे हैं आप, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट एसएससी में इस बार भी वैकेंसी आई है, उसी से संबंधित है, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को समझिएगा। बाकी अगला लेक्चर अब मंडे को आएगा, तो आप मंडे को हमारे साथ बने रहिएगा। और संडे को सारे लेक्चर इस बार क्लोज हैं। मंडे को आपको और भी बढ़िया लेक्चर के साथ आपको एक नई सीरीज मिलेगी, जो मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है वो मंडे को आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। और आपको अब मंडे को देखने को मिलेगा हमारा लेक्चर, आज रात के 9 बजे वाला भी लेक्चर नहीं है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं। नमस्कार।